हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चौथा पार्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात, ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस अगर हमें जानना है तो डिफ्यूजन के बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, इतनी सी बात जाने, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम एक छोटा सा डिफ्यूजन के बारे में। विचरण जिसे बोलते हैं, डिफ्यूजन होता है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू गैसेस अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब दो या दो से अधिक गैसों का अपने में एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग होना, स्पॉन्टेनियसली अपने आप से मिक्सिंग होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन डिफ्यूजन में एक खास बात होती है कि हायर कंसंट्रेशन मूव टू लोअर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब हाई कंसंट्रेशन गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव करता है लो कंसंट्रेशन गैसियस मॉलिक्यूल्स की तरफ, ये होता हमारा डिफ्यूजन। ओके, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर। दूसरा, इसी का उल्टा पड़ता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हमें जानना, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रासरण, हिंदी में शायद बोलते हैं इसको प्रासरण। ओके, प्रासरण क्या होता है ये बात समझिए। इसमें इसको समझने के लिए दो चीज हम बताते हैं। एक डायग्राम प्लॉट करते हैं इस तरीके से, और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा तब समझिएगा। यहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मॉलिक्यूल को अगर हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें हमने क्या रख दिया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है जो पोरस होता है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते। ये सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है इसको बोलते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए अलाउ करता है अपने से। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ हमने ले रखा, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना होता है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों से मिलकर के बना होता है। ये पार्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में दो चीज होंगी, सॉल्वेंट भी होंगे और सॉल्यूट भी होंगे। इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होंगे। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये यहां से अपने में से इधर की ओर मूव करेगा। जब इधर की ओर मूव करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का लेवल वाटर का या सॉल्वेंट का कुछ डाउन है, जबकि यहाँ का जो लेवल है वो कुछ अप है। इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर की तरफ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ उसका। ठीक है। दूसरा, दो तरीके का हम सॉल्यूशन ले लें, एक का कंसंट्रेशन हाई होगा और एक का कंसंट्रेशन लो होगा। और इस कंसंट्रेशन हाई और लो को हम कैसे करेंगे, फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये फिर हमारे पास क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए इस तरह से हम दिखा दें कि ये हमारे पास क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एक ये हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दो तरीके का सॉल्यूशन लेंगे, और ये यहाँ पे जो ले रहे हैं ये हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ओके, ये इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व है, ये सॉल्यूट पार्टिकल है, और ये जो चीज हम बना रहे हैं ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, तो सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करेगा किधर की ओर, हमेशा हायर कंसंट्रेशन की ओर। यहाँ पे भी एक सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आ सकता है, लेकिन जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है उसमें आपके सॉल्वेंट पार्टिकल कम हो जाते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल अधिक हो जाते हैं। इससे साफ साफ पता, अधिक होने का मतलब सॉल्वेंट से अधिक नहीं होता है। कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से हम पाएंगे कि इसकी कंपैरिजन में इसमें आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कम है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल हमने दिखाया था वो इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसमें 3 मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, कंसंट्रेट।
यहाँ पे भी एक बार हमने राइज करके ऊपर की तरफ दिखाया लेवल, इससे साफ पता चलता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका किधर की ओर मूवमेंट करना है, सॉल्यूशन की तरह मूवमेंट करना है। तो इसका एक डिफिनीशन आता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane to a solution or a dilute solution to a concentrated solution is called osmosis। कहने का मतलब जब किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम अलग कर देते हैं, उस समय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करता है, ये ऑस्मोसिस हुआ। या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट करते हैं, उस कंडीशन में भी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूवमेंट करेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, और ये भी क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन or from dilute solution to concentrated solution is known as osmosis। बात समझ में आ रहा है? यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अपने आप से मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। एक और इसका एग्जांपल देने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, समझिए इस चीज को। एक हमारे पास एग है, आपको पता है जो एग होता है, एग का एक बहुत अच्छा तो नहीं बना लेकिन ऐसे समझिए, जो एग होता है ये आपका एग है, एग का जो बाहरी होता है शेल होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग जानते हैं। ये मैं एक एग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, वो शेल जो होता है इसका वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, इसके अंदर जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप बाहर निकाल देंगे तो अंदर एक आपके पास मेम्ब्रेन होगा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से कार्य करेगा, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। यानी अंडे के कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हटा लिया जाए तो उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये हमारा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको समझिए। समझाने जा रहा हूं कि मैं इसको दो सोल्यूशन में रखूंगा, एक वाटर में रखूंगा और एक कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन में रखूंगा। कैसे, एक मैंने ले लिया वाटर और इस वाटर के अंदर हमने क्या रखा, एग को रखा। एग को रखने से पहले कुछ फिनोमेना है उसको कर लेंगे, कुछ प्रोसेस है उसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग के बाहरी शेल को हटा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो शेल है उसको हटा देंगे। उसको हटाने के लिए क्या करिए, डाइल्यूट HCl में अंडे को रख दीजिए। जैसे अंडे को डाइल्यूट HCl में रखेंगे तो बाहर जो आपका शेल होता है वो धीरे से आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा, तो बचेगा जो पार्ट वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का कंसंट्रेशन पार्ट जो प्रोटीन वगैरह होता है वो चीज। ठीक है, अब जरा सा बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमने एक एग इस तरीके से बनाया, दोनों एग को बराबर बराबर बनाना है, ये चीज जान लीजिए। ठीक है, एक बन नहीं रहा है तो समझ जाइएगा कि एक एग है हमारे पास, एक अंडा हमने इस तरीके से लिया और ये क्या चीज है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक को हटा देगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसको हमने किस में रखा, वाटर में रखा। किस में रखा, वाटर में रखा। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, जब आप इस शेल को हटाने के बाद एग को वाटर में रख देंगे तो उस कंडीशन में ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप का मतलब ये फूल जाएगा। कभी इसको प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हैं। ये शेल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फूल जाएगा, इस तरीके से अंडा फूल जाएगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल लेयर है, पहले इस तरीके से था, पानी में रखा और ये आपका क्या है, वाटर है।
दूसरा, इसी एक को आप कहाँ रखिए, एक कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखिए। कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसका जो साइज होगा वो श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। यह आपका ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइज। ये जब आपने इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किसी साल्ट सॉल्यूशन में रखिए, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये समझिए। वाटर और एग के अंदर का जो कंसंट्रेशन है, अगर हम देखें तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, और इसके अंदर कंसंट्रेशन पार्ट है, कुछ पार्ट यहाँ पे भी वाटर होगा एग के अंदर, लेकिन कुछ प्रोटीन वगैरह कुछ और भी आपके चीज होते हैं जो भी एग के अंदर पाए जाते हैं, वो मिल करके उसका कंसंट्रेशन इस वाटर के कंपैरिजन में कुछ हाई हो जाता है। जब इसके कंपैरिजन में वाटर का कंसंट्रेशन लो है या वाटर का कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में जब लो होगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ क्या करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए अंडे के अंदर तक पहुंचेगा। जब अंडे के अंदर तक पहुंचेगा तो अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। बात समझ पा रहे, ये भी क्या है, ऑस्मोसिस है। ओके, दूसरा कंडीशन, जब आप इसी को साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे, ये चीज क्या हमारा साल्ट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये पता चला, इससे ये पता चलता है कि जो साल्ट सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन अंडे के अंदर का जो पार्ट है उसके कंपैरिजन में क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। यानी साल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अंडे के अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसीलिए जो वाटर मॉलिक्यूल आपके एग के अंदर होता है वो मूवमेंट करके कहाँ आता है, इस सॉल्यूशन में मूवमेंट करेगा। जब इस सॉल्यूशन में मूवमेंट करेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करेगा और ये स्वेल अप हो जाएगा, जबकि ये आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा और ये फूल जाएगा, ठीक है। तो इससे इसी वजह से अंडे का साइज इसमें कम हो जाता है। दूसरा चीज, आपने कभी किशमिश को देखा होगा, किशमिश को आप भिगो दीजिए, तो किशमिश को जब भिगोएंगे तो क्या होता है, किशमिश के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, और उसको आप क्या करिए, पानी में जब भिगोते तो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, वो धीरे धीरे किशमिश के अंदर इंटर करने लगता है और किशमिश फूल जाता है। ये भी एक क्या होता है, आपका ऑस्मोसिस होता है। दूसरी कंडीशन में, अगर आप चने को लीजिए, चने को आप भिगो दीजिए, चने के अंदर भी वाटर का मॉलिक्यूल का एंट्री कर जाना, चने का स्वेल अप हो जाना, ये भी क्या होता है, ऑस्मोसिस। अब तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। अब जब ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझाना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। उसको अभी देखिए कि हम डायग्राम को कैसे बनाते हैं, उसके बाद सबसे पहले डायग्राम को बना लेंगे और फिर आपको समझाएंगे। 2 सेकंड के लिए आपकी वीडियो को रोकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, नो डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें समझना, ऑस्मोसिस समझा था, अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें समझना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप इस फेनोमेना को सबसे पहले समझिए। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और इस इंस्ट्रूमेंट में आपके पास क्या है, क्यूप्रिक फेरोस साइनाइड का एक पोरस प्लेट है। पोरस प्लेट का मतलब जिसमें होल है, उस तरीके का आपको दिख रहा होगा ये पोरस प्लेट। और इस पोरस प्लेट में एक ग्लास ट्यूब आपका कनेक्ट कर दिया गया, एक टैंक ले लिया गया जिसमें आपका सॉल्वेंट रखा हुआ, और इस पोरस कंटेनर के अंदर पोरस जो प्लेट है आपका, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, जो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का आपका बना होता है। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन इसके अंदर रखा हुआ है, सॉल्वेंट इसके अंदर रखा हुआ है। आप एक चीज नोट करिए यहाँ पे, अगर इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करके डिजाइन करके इस तरह छोड़ दिया जाए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाए, तो इस पोरस से होते हुए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करेगा और इंटर करके ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ तक। देखिए इसका लेवल बढ़ गया, और जबकि वाटर का लेवल यहीं तक था, यहाँ तक बढ़ गया। कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका लेवल और नहीं बढ़ रहा है। इसका लेवल और नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इक्विलिब्रियम किसके बीच में, जिस कंसंट्रेशन मतलब जिस डायनेमिक फोर्स के तहत वाटर मॉलिक्यूल इसमें इंटर कर रहा है, उसी डायनेमिक फोर्स के तहत एक वाटर मॉलिक्यूल
इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में इंटर करे, डाइक्लोबेरियम यहाँ पे सेटअप हो गया। कहने का मतलब अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इसमें इंटर कर जाता है तो इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल इसमें इंटर करने लगता है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अब एक यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लिखा है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोले तो कोई बात नहीं है। हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है, कॉलम का इतना चढ़ जाना, यहाँ ऊपर तक राइज हो जाना, राइज होने के बाद इस कॉलम में जो भी मॉलिक्यूल्स है वाटर का या सोल्यूशन का जो भी मॉलिक्यूल्स है, ये प्रेशर क्रिएट करता है इसके ऊपर। प्रेशर क्रिएट करने के वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इसके अंदर जो एक डायनामिक फोर्स के तहत ये अंदर इंटर कर रहा था, उसको वो क्या करता है, काउंटर कर देता है, रोक देता है। तो इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, डायनामिक प्रेशर। ये जो प्रेशर ये क्रिएट करता है इसके ऊपर, जिसके वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर और इंटर नहीं करता, यानी ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो ऑस्मोसिस किसकी वजह से रुका, इस हाइड्रोस्टेटिक के प्रेशर के वजह से रुका। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। यानी ऑस्मोसिस को रोकने वाला यहाँ पे कह लीजिए कौन सा प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो होता किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे ये हो सकता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक ऐसा बिल्डअप करता है कि सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इंटर होने से रोकता है। उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक। कहीं मान लेते हैं ऑस्मोसिस हो रहा है तो कब तक होगा, एक लिमिट है, एक लिमिट है कि यहाँ तक ये होने के बाद अब इसका प्रेशर इस सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है, जिसके वजह से इधर से वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, यानी ऑस्मोसिस होने को रोक रहा है। ऑस्मोसिस होने को जो रोक रहा है ये हमारा कौन सा प्रेशर है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको हम किस नाम से जान सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर इतनी सी चीज समझ में आया तो इसमें एक डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे और उस डेरिवेशन को भी साथ में हम बताते चलते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। आपने वान हॉफ का नाम सुना होगा, वान हॉफ ने एक डेरिवेशन दिया था और उन्होंने क्या कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ये जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें जो हमारा सिलेबस है उसमें मॉलिक्यूलर मास को भी शायद काउंट करना है, इसीलिए वान हॉफ कैलकुलेशंस को हमें जरा सा पढ़ना होगा और समझना होगा यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वान हॉफ इक्वेशंस को अगर जानना है तो वान हॉफ ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने सबसे पहला ये रूल दिया था, किसी भी सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की तरीके से बिहेव करता है, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स की तरीके से बिहेव करता है तो गैस के उन्होंने हर लॉ को इसमें लगा दिया था, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, जो गैसियस स्टेट में हम लगाते हैं उन सब लॉ को इन्होंने लगाया और एक कोरिलेशन किया। कोरिलेशन क्या किया, इन्होंने बोला था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस बेस पे इन्होंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रोस लॉ को कोरिलेट करा और अपने नाम से इन्होंने बॉयल वान हॉफ लॉ दिया, चार्ल्स वान हॉफ लॉ दिया और अवोगाद्रोस वान हॉफ लॉ दिया। इसको समझना, इसको समझेंगे तभी जाकर के किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा फार्मूला हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो लॉ दिया था, तीन लॉ का, तीनों लॉ को हम देखते हैं और इसमें ड्राइव करते हैं। ओके, जब ऑस्मोटिक प्रेशर समझिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला जो लॉ दिया था वो बॉयल्स वान हॉफ लॉ दिया था, बॉयल्स वान हॉफ लॉ। बॉयल वान हॉफ, वांट में जरा सा ऐसे लिखेंगे अपस्ट्रॉफी एस, वांट हाफ ऑफ लॉ। ठीक है, बॉयल वान हॉफ लॉ क्या था इसको समझिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने बोला था एट कांस्टेंट सॉरी डियर स्टूडेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी इनका जो लॉ था वो क्या था,
ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके, कंसंट्रेशन सी के, और किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, यहाँ पे C इज इक्वल टू हमारे पास एक वैल्यू आ जाता है जिसे बोलते हैं 1/V, ये होता है हमारा C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये हमारा कंसंट्रेशन। तो इसके जगह पे अगर इस वैल्यू को पुट करें तो एक नया सा हमारे पास वैल्यू आ जाता है, वो वैल्यू क्या आ जाता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये लॉ क्या था, बॉयल-वार्थ लॉ था। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरा लॉ जो इन्होंने दिया था वो चार्ल्स का लॉ दिया था, चार्ल्स वांट लॉ था। तो चार्ल्स वांट लॉ हम ऐसे देखेंगे, चार्ल्स वांट लॉ, चार्ल्स वांट में लॉ में क्या कहता है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन the osmotic pressure of solution is directly proportional to the temperature, यानी osmotic pressure of solution किसके proportional होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली proportional होगा। कब, constant concentration पे। यानी कहने का मतलब इसका ला था पाई इज डायरेक्टली proportional to किसके था, एट टेम्परेचर के डायरेक्टली proportional था, किस पे, एट constant कंसंट्रेशन, ओके, ये चीज था। तो अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें, इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, कोरिलेट करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड से हम इसको करेंगे, स्टूडेंट मार्कर देख लें। ओके, तो इसको हमें पता है कि इसको हम इस तरह, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको T/V रख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब T/V यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए तो पाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट S लाते हैं, T/V इस तरीके से लिखते हैं, या इसी को हम क्रॉस मल्टीपल करके कैसे लिखते हैं, पाई V इज इक्वल टू ST, वेयर S इज इक्वल टू सोल्यूशन कांस्टेंट, क्या होता है ये, सोल्यूशन कांस्टेंट। ओके, सोल्यूशन कांस्टेंट होता है, और S किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट R के इज इक्वल टू है, तो R के इज इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई V इज इक्वल टू RT, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये चीज हमारे पास होता है, पाई V इज इक्वल टू RT, ये चीज। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि गैस की वैल्यू गैसियस कांस्टेंट के बराबर इन्होंने प्रूव करके दिखाया था, गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है, तो इन्होंने S की जगह पे R को सब्स्टिट्यूट कर दिया, PV इज इक्वल टू, जो आपके PV इज इक्वल टू RT था, वहां पे पाई V इज इक्वल टू RT आ गया। अब दूसरा कंडीशन इन्होंने कहा था कि अगर मान लेते कि कहीं n मोल ऑफ सॉल्यूट अगर V लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व हो, तो उस कंडीशन में PV इज इक्वल टू, उस कंडीशन में PV इज इक्वल टू, यानी PV यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू nRT, जो गैसियस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, उसके बराबर ये चीज आ गया। आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, इसको भी प्रूव करके दिखाएंगे, फिर जाकर के ये हमारा क्लेरिफाई होगा। इसको रेस कर दें, ओके। तो इन्होंने बॉयल्स और चार्ल्स के लॉ से इन्होंने इतना प्रूव करके दिखाया, ठीक। बहुत सिंपल इक्वेशन है कुछ नहीं इसमें, सिर्फ आपको समझना होगा। अगर गैसियस स्टेट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने ये बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो हमें प्रूव करके दिखाना होगा उसी तरीके से जैसे आपने लिखा था पाई V इज इक्वल टू nRT से, तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू n/V RT हम लिख सकते हैं। ओके, n/V RT हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें पता है
कि अगर इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप लिखते एट कांस्टेंट टेम्परेचर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन b। ये किसके बराबर होगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूशन। ओके, इसके ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे एक चीज तो पता चल गया कि n की वैल्यू हमारा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम एक चीज इसमें पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, नया टॉपिक हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? ये देखिए, हमें पता है कि ये फार्मूला इसका होता है और n की वैल्यू हमारे पास क्या होता है? n की वैल्यू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हियर W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा, और जो m डैश है ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, कभी भी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये सॉल्यूट का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू आए तो यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, वो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमें पता है एक चीज, पहले ये चीज आपने पढ़ा था, पाई b इज इक्वल टू nRT आपने पढ़ा होगा। ठीक है, nRT पढ़ा होगा तो n के जगह पे हम क्या रख दें? इस वैल्यू को रख दें। तो पाई b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W अपॉन m डैश RT, इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डिटर्मिनेशन करना है। तो इसको इधर ले आइए, m डैश इज इक्वल टू W RT अपॉन में पाई b। ओके, ये निकल गया। अब इसमें से m डैश क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, R क्या है? गैसियस कांस्टेंट। और गैसियस कांस्टेंट को यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट के S के बराबर माना था। T इज इक्वल टू टेम्परेचर, पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही फार्मूला है जिससे कभी भी अगर कोई ऑस्मोटिक प्रेशर का आप फार्मूला निकालते हैं तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल सकते हैं। यही हमको करना था। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कहीं भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं डेरिवेशन को इस तरह से फिर से बताऊंगा। लेकिन आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसके लिए हम बॉयल वन हाफ लाएंगे और चार्ल्स वन हाफ लाएंगे, दोनों को कोरिलेट करेंगे, फार्मूले को डिराइव करेंगे। Pv इज इक्वल टू nRT जो गैसियस इक्वेशन होता है, ये हम क्या करेंगे? पाई v इज इक्वल टू nRT लाएंगे और n की वैल्यू इस तरीके से निकाला जाता है। कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसको पुट अप कर दीजिएगा, वैल्यू आपका निकल आएगा। इससे कभी भी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता है, सॉल्यूशन के बारे में पता है और कितना मास सॉल्यूट का दिया गया वो पता है, गैस कांस्टेंट के बारे में, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट की जगह पे आपके सॉल्यूशन कांस्टेंट दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, तो डेफिनेटली वो जो सॉल्यूट मिलाया गया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है ये भी आप जान सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर आपका यही क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टडी करेंगे। नए चैप्टर इसके बाद शायद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ के आइएगा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन के बाद का चैप्टर आई होप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।